भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीज को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। अब 15 साल पुराने ईवीज को सड़क से हटाने की जरूरत नहीं होगी, यानी इलेक्ट्रिक कार, बस और ट्रक 15 साल के बाद भी आराम से चल सकेंगे। प्रवीण सर, सरकार के इस कदम से क्या होगा? और तो और ये नियम जो है पुराने पेट्रोल डीजल वाहनों के लिए पहले से लागू है, जिन्हें 15 साल बाद बंद कर दिया जाता था, लेकिन अब ईवीज को छूट मिलेगी क्या? नहीं, देखिए, ईवीज को लेके सरकार जिस तरह की एक पॉलिसी पे काम कर रही है वो पॉलिसी ठीक है। जाहिर तौर पर एंड ऑफ लाइफ का जो ईवी के लिए लेके आने का एक प्लान चल रहा है सरकार का कि 15 साल के बाद भी ये गाड़ियाँ चलती रहें, चाहे बस हों, ट्रक हों या कार हों। जी, ईवीज़ के लिए ये बढ़िया है, ईवीज़ को प्रमोट करने के लिए बढ़िया है, लेकिन इस पॉलिसी के दूसरे पहलू को समझना होगा और इसी वजह से हम इस स्टोरी को ले भी रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आज एक स्टोरी छपी है और उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि नीति आयोग की एक बैठक हुई है राजीव गौबा की जो है राजीव अध्यक्षता में। बिल्कुल। तो राजीव गौबा पहले गृह सचिव हुआ करते थे देश के। अब मसला ये है कि आप ईवी को तो, और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मसला है इस लिहाज से कि ईवी को तो आप 15 साल के बाद की परमिशन दे रहे हैं और बहुत सारी उसमें बैटरी को लेके, बाकी सारी चीज़ों को लेके भी बात आ रही है। लेकिन अगर हम पॉलिसी की बात करें और जिस चीज़ की का, और ये पॉलिसी को इस ऐसे वक्त पे लेके आने की बात है जबकि हाल में ही दिल्ली में कम से कम जितनी 15 साल से पुराने व्हीकल हैं जिनकी लाइफ ख़त्म हो गई है, एक तरह से जो री रजिस्ट्रेशन जिनका नहीं हो सकता है, ऐसी सभी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल देने के बंद करने का जो एक अभी फैसला आया था, बाद में सरकार को उसको नवंबर तक के लिए दिल्ली सरकार को टालना पड़ा। तब इसका भारी भरकम विरोध हुआ था कि आखिर जिन गाड़ियों की फिटनेस प्रॉपर है, जो गाड़ियां फिट हैं, जो चल सकती, जिनके पॉल्यूशन के जो मानदंड हैं, जो पीयूसी जो दिया जाता है, उस पर भी वो खरी उतर रही हैं। कोई किसी व्यक्ति ने अपनी गाड़ी को अच्छे तरीके से रखा हो तब भी आप उसको आउट ऑफ साइकिल करना चाहते हैं, उसको सीज करना चाहते हैं, इम्पाउंड करना चाहते हैं, उसको स्क्रैप में बेच देना चाहते हैं। क्या वो कॉस्ट एक आम आदमी पर, एक आम व्यक्ति पर भारी नहीं पड़ रही? एक चीज़। दूसरी चीज़, ईवीज़ को जब आप लेके जाते हैं इस लेवल पे, तो क्या आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड से बाहर नहीं निकाल रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर व्हीकल क्लास को? अब आप देखिए, मारुति की इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही नहीं है, जो देश में सबसे ज़्यादा गाड़ियां बनाती है, सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेचती है, उस कंपनी का अभी तक एक भी ईवी प्रोडक्ट नहीं है। हाइब्रिड गाड़ियाँ जरूर हैं मारुति की। जी। तो ये पॉलिसी क्या ईवी को बढ़ाने की तर्ज पर बाकी गाड़ियों को या बाकी जिन लोगों के पास कारें हैं उनको क्या एक तरह से डिस्करेज कर रही है? जाहिर तौर पर बढ़ाया जाना चाहिए ईवी का। मेरे पास एक आंकड़ा है सर इसी से रिलेटेड। कहा गया था, जो राजीव गौबा साहब के साथ जो बैठक हो रही थी उसमें कहा गया, चिंता जताई कि देखिए देश में जो इलेक्ट्रिक वाहनों की जो हिस्सेदारी है 2024 में वो महज 7.6% रही है और कहा गया है कि 2030 तक इसको जो है 7.6% से बढ़ाकर 30% करना चाहिए। वो कह रहे हैं, पॉल्यूशन का उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत सारा जो दिक्कतें सामने आने लगती है, जो विंटर के समय में भी दिक्कत आती है, और जिस तरह से अभी जो कारों की संख्या लगातार जो बढ़ती जा रही है सड़कों पर, उसमें जो पॉल्यूशन का कंट्रीब्यूशन है, SpO2 का बात है, PM 2.5 की बात कही जा रही है, PM 10 की बात की जा रही है और तमाम तरह के हेल्थ फैक्टर्स को गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि ईवीज को हम लोग को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। तो आप इस तर्क से कितना सहमत हैं या नहीं? नहीं, मैं इस तर्क से कम सहमत हूँ थोड़ा सा जी। जो एक 30% लाने की बात कही जा रही है, उसके साथ एक बात ये भी कही जा रही है कि जो एडॉप्ट करने की जो वो है दर है, रेट है, वो 4 व्हीलर जो कारें हैं उसमें बहुत कम है। इलेक्ट्रिक बसेस में आपको दिख जाएगा बड़े पैमाने पर राज्य सरकारें खरीद रही, चाहे आप दिल्ली देख लीजिए या महाराष्ट्र देख लीजिए या दूसरे राज्य बड़े पैमाने पर, या यूपी देख लीजिए, वो खरीद रहे हैं। मेरा मानना यह है कि पॉल्यूशन का जो प्रॉब्लम है वो केवल और केवल क्या डीजल और पेट्रोल व्हीकल से निकल रहा है, ये सोचना होगा जी। उसका एक बड़ा जरिया दरअसल डीजल ट्रक और बसें हैं जो राज्यों के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हाथ में हैं। जी। बहुत सारी, अगर आप दिल्ली को छोड़कर NCR में जैसे ही एंटर करेंगे, चाहे गाजियाबाद या दिल्ली के भी अलग अलग जो बस अड्डे हैं जहाँ पे दूसरे राज्यों से बसें आती हैं, उनमें आप डीजल का एमिशन होते हुए देखिए। जी। किसी भी स्टेट की बसें हों वो, तो क्या ट्रक क्या सारे के सारे CNG पर हैं? जी। दिल्ली को या NCR की में कुछ उसको छोड़ दीजिए, बाकी पूरा का पूरा फ्लीट जो है वो डीजल का है।
वो ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं या कारें ज़्यादा उत्सर्जन करती हैं? जी। तो एक मेरा मानना ये है कि आप प्रमोट कीजिए। आप अभी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है देश में पूरा, क्या एनसीआर को क्रॉस करते ही आपको कहीं चार्जिंग स्टेशन दिखाई देते हैं? इनफैक्ट दिल्ली में ही क्या आपको चार्जिंग स्टेशन दिखाई देते हैं? क्या आप गाड़ी लेके निकलें और एक दिन में अगर आप जाम में फंस जाएं तो मॉर्निंग से इवनिंग तक क्या आप घर पे वापस आ सकते हैं? जी, उसके लिए भी कुछ 2-4 पॉइंट्स मेरे पास है सर। कहा जा रहा है कि पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स जो है वो बहुत कम है। 2/3 कहा जा रहा है जितने भी जो इंस्टॉल्ड हैं पेट्रोल पंप पर जो चार्जिंग पॉइंट्स, वो बहुत नाकाफ़ी हैं। अगर इस स्पीड से आप कहना चाह रहे हैं कि 2030 तक हम 30% तक ले आएंगे, तो वो नहीं होता हुआ दिखेगा। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि कोई एक डेडिकेटेड ऐप जो बनाया जाए जिसपे पता चल पाए कि हाँ भाई इस जगह पर आप जाएंगे तो वहाँ आपकी जो ईवीज़ होगी वो चार्ज हो जाएगी। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि RWAs जो है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो होते हैं सर, वहाँ पर वो अलाउ नहीं करते हैं पब्लिक चार्जिंग को लेकर। तो तमाम तरह के रोड ब्लॉक्स की बात कही जा रही है ईवीज़ को लेकर। तो वो जो धरातल पर इस चीज़ को अमली जामा पहनाने में बहुत दिक्कत हो सकती है। एग्जैक्टली वही बात मैं कह रहा हूँ। आपको दिल्ली और दिल्ली के बाद एनसीआर को चलिए मान भी लीजिए, लेकिन एनसीआर से बाहर स्टेप आउट करते ही आप पूरी तरह से आप खुद पे हैं। फिर आप एक एक ढाबे पे या एक एक फ्यूल पंप पे आप जाके और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मुझे चार्जिंग करने दीजिए, आपके पास कहीं सॉकेट है जहां मैं चार्जर लगा के अपने व्हीकल को चार्ज कर लूँ, बिकॉज मुझे अभी 400-500 किलोमीटर और जाना है। और वो भी फास्ट चार्जिंग चाहिए सर। तो कैसे आप 400 किलोमीटर या 500 किलोमीटर की जर्नी करेंगे? दूसरी बात, बिल्कुल पॉलिसी से जुड़ा हुआ मसला, ये पॉलिसी पूरी की पूरी दरअसल फ्लॉड पॉलिसी है। मैं इस बात को साफ तौर पे कहूँगा, जिस गाड़ी की फिटनेस ओके है जी। क्या सरकार को 20 साल तक की कम से कम एक अवधि नहीं देनी चाहिए किसी भी नई कार पे? पैसेंजर व्हीकल को, चाहे वो डीजल हो चाहे वो पेट्रोल हो। अगर आपकी गाड़ी पॉल्यूशन पे ओके है, केवल किसी गाड़ी को की एंड ऑफ लाइफ तय करने में केवल एक पॉल्यूशन का ही तो मसला है। अगर आपकी गाड़ी की फिटनेस ओके, आप 15 साल के बाद गाड़ी की फिटनेस कराइए, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सेंटर से कराइए, नंबर 1। नंबर 2, जो पीयूसी दे रहे हैं सर्टिफिकेट, उन सर्टिफिकेट देने वाले जितने भी वेंडर हैं, जितने भी वो हैं आपके वेंडर हैं, उनको इतना, उनकी प्रणाली को इतना सख्त बनाइए कि वहाँ से फर्जी फ्रॉड तरीके से आपको पीयूसी मिल ही ना पाए। जिस गाड़ी का पीयूसी ना हो उस गाड़ी को आप वो कर सकते हैं, उसको आप इम्पाउंड कर सकते हैं, उस पर आप स्क्रैपेज वाली पॉलिसी को लागू कर सकते हैं कि अब आप इस गाड़ी को स्क्रैप कर लीजिए। सरकार के पास डेटा है, सारी गाड़ियों के नंबर हैं सरकार के पास, कौन सी गाड़ी कब बनी है, सारा डेटा अब ऑनलाइन है। किसी गाड़ी का आप नंबर डालिए, सरकार का जो परिवहन डिपार्टमेंट का पूरा पोर्टल है उस पर आपको गाड़ी का मिल जाएगा कि कब बनी है, इंश्योरेंस कब तक वैलिड है, पीयूसी है कि नहीं है, सारी चीज़ें अब ऑनलाइन अवेलेबल हैं। सरकार देख ले, जिस गाड़ी का 6 महीने तक का पीयूसी नहीं है उस सारी गाड़ियों को स्क्रैप कर सकती है, या उनके लिए परमिशन बंद कर सकती है। आपके पास फास्टैग का भी डेटा है, किस गाड़ी का फास्टैग है, आप उस गाड़ी को टोल से क्रॉस करने से रोक सकते हैं। तो गवर्नमेंट चाहे तो 50 तरह से आप किसी भी ऐसे अनऑथराइज्ड तरीके की गाड़ी को सरकार रोक सकती है चलने से, लेकिन वो आप कदम तब उठाएं जबकि अगर आपकी पॉलिसी इस हिसाब की हो जिसमें कि लोगों को जो 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन रोड टैक्स दे के जिसने गाड़ी खरीदी है, और उसकी आप जो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग अ कार जो है वो आप इतनी ऊपर लेके चले गए हैं, उसके बरक्स अगर आप देखेंगे तो ईवी को आप 20 साल मतलब 15 साल के ऊपर देना चाहते हैं। ईवीज को खरीदने में भी अपने आप में एक समस्या है सर, उसकी मैं प्राइस एनालिसिस करता हूँ। फिर जो मारुति के जो आरसी भार्गव हैं, आरसी भार्गव हैं जो चेयरमैन हैं, उनका 2-1 साल पहले का बयान है, मैं बताता हूँ। उसमें उन्होंने ये कहा कि साहब, हो सकता 2-1 साल से भी ज़्यादा पिछला 4-5 साल पहले का बयान हो। उन्होंने ये कहा, साहब एक बात आप बताओ, ईवी आप ला रहे हैं ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए आप ग्रीन मोबिलिटी पे आ रहे हो, लेकिन आप उस ग्रीन मोबिलिटी के लिए एनर्जी कहां से प्रोड्यूस कर रहे हो? कोल से। बोले वो एनर्जी थर्मल पावर प्लांट से आ रही है। अल्टीमेटली आप बर्न कर रहे हो कोयले को और धुआं निकाल रहे हो, तो पॉल्यूशन इंटैक्ट है, वही है, लेकिन आपने उसको वहां पे से करके, मतलब जो गाड़ियों की से निकल रहा था उसकी जगह आपने कोल पावर प्लांट से कर दिया, और आप कह रहे हो कि देखो साहब हमारे यहाँ तो सब गाड़ियां ईवी पे हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि सर वो थर्मल प्लांट से हमें भी वहां शिफ्ट भी होने की जरूरत है?
एग्जैक्टली भाई, आप या तो आपके पास वो प्लान हो कि आप थर्मल पावर से अपनी कैपेसिटी जो या जो यूटिलाइजेशन है वो हटा के न्यूक्लियर या आपके जो भी रिन्यूएबल एनर्जी पे आप शिफ्ट कर लें, उस बिजली का आप इस्तेमाल करें ईवी में, तब तो बात भी है कि आपका पूरा इकोसिस्टम इस तरह का है जहाँ पे कि ईवी आपकी चल रही है और आपने एमिशन को पूरी तरह से रोक दिया है जी CO2 को। जी। सर आपकी जो भी आप बात बता रहे थे सर, उसके बीच में आपने एक लाइन बोली कि जितने लोग ये ईवीज़ को होल्ड करते हैं उनकी तादाद भी बहुत कम है। उसके पीछे ये भी तर्क है सर जो प्राइस कंपैरिजन वाला है। अगर 10 से 12 लाख में मुझे अच्छी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियाँ मिल जाती हैं, वही सेम मॉडल अगर आप ईवीज़ की लेने जाएंगे तो वो आपको 20 की पड़ेगी। उसके लिए आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा और लंबा कॉस्ट उसका भी बैठता है। तो उसको भी देखना पड़ेगा कि अगर आप फिजिबिलिटी अगर आप देख रहे हैं, ईवी को प्रमोट कर रहे हैं, तो वो प्राइस, क्योंकि आपको भी पता है कि भारत जो है प्राइस सेंसिटिव कंट्री है। नहीं, फिर उसमें एक और चीज़ भी है, जो ईवी की कॉस्ट है उसका 40-50% के कॉस्ट बैटरी का है। वो तो 5 अब से 6 साल में खत्म हो जाता है। आप 6 या 7 साल में भी अगर आपकी बैटरी खराब होती है और फिर आप बदलवाते हैं तो आपकी समझ लीजिए कॉस्ट कहाँ जा रही है। वो पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट से कहीं ऊपर निकल जाएगी। फिर अगर 20 लाख की गाड़ी में 10 लाख का बैटरी पैक है जी, और वो 10 लाख का आपको बैटरी पैक 6-7 साल बाद डलाना पड़ा, यानी 7 साल में आपकी गाड़ी की कॉस्ट कितनी हो गई? 30 लाख। जबकि कार इज फिर आप चार्जिंग, आपके टायर और बाकी सारी चीज़ों का मेंटेनेंस का खर्चा अलग है। बैटरी का खर्चा अगर इतना बैठ जाएगा तो आपकी ओवरऑल जो जनता की जो जेब है उस पर दरअसल बहुत भारी फर्क वहाँ पे भी पड़ने वाला है। बाकी तो चीज़ें हैं ही।